times the Dental Advisory Council, as we know, is going to be the बहुत बार इस तरह का प्रस्ताव देखा है और यहाँ पे जो वरिष्ठ मेंबर्स बैठे हैं उन्होंने भी कई इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव को देखा है। लेकिन सर अध्यक्ष जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सदन को भी और देश को भी कि अविश्वास प्रस्ताव कब लिया जाता है और किस परिस्थिति में लाया जाता है। अक्सर जब देश में कुछ ऐसा राजनीतिक हालत बन जाते हैं जहां लगता है कि सरकार का जो संख्या है उसमें कम हो जाते हैं या सरकार के पास वो ताकत नहीं रहते हैं देश को संचालित करने के लिए और नेतृत्व कमजोर हो जाते हैं, कई परिस्थिति होते हैं, तब अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन आज का जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं कांग्रेस पार्टी, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो लोग हैं वो खुद ही बाद में पछताएंगे। I want to tell on record that the opposition party will regret that this no confidence motion is brought in a wrong timing and a very in a wrong manner. सर मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज परिस्थिति बिल्कुल उल्टा है। आज भारत का छवि विश्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कद पूरे दुनिया में सब ये मानते हैं कि आज के दिन में भारत और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा विश्व को नेतृत्व दे सकते हैं, ये सब मानते हैं। और आज बड़े बड़े देश के लोग इंडिया में आते हैं, भारत में आकर के भारत के साथ काम करना चाहते हैं। इस वक्त G20 का अध्यक्षता भी भारत कर रहे हैं और हर एक राज्य में G20 का बैठक भी चल रही है और पूरा देश भारत के कोने कोने में जितने लोग बसे हुए हैं और भारत के बाहर भी जितने भारतीय लोग हैं ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इस देश को 2047 में पूर्ण रूप से एक विकसित राष्ट्र बनाने का नेतृत्व दे रहे हैं। और ऐसा समय में मोदी जी का और इस सरकार का साथ देने की जगह ये उल्टा अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आगे जाकर के पछताएगा कि कितने गलत समय और गलत तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया है। सर मैं 2004 से इस सदन का सदस्य होने के नाते मैंने कुछ दृश्य देखा है और हम जब वहाँ बैठते थे अपोजिशन के रूप में और कांग्रेस पार्टी 2004 में 145 सीट जीत के आई थे, भारतीय जनता पार्टी के पास 138 हमारे पास थे, 145 कांग्रेस के पास थे और सिर्फ 7 सीट का फर्क था। 14वीं लोकसभा में कम्युनिस्ट पार्टी जो टोटल लेफ्ट फ्रंट है उनका संख्या 63 थे और लेफ्ट फ्रंट के सपोर्ट से कांग्रेस ने सरकार बनाई यूपीए 1 और उस समय हमने देखा है। आज हम लोग को कहते हैं कि हम लोग अपना दल एनडीए दल को पूछते नहीं है, इज्जत नहीं देते हैं। हमने ये दृश्य देखा है। यहाँ जो वरिष्ठ बैठते थे कांग्रेस के, उनके पास 145 होने के बावजूद भी वो उनका व्यवहार ऐसा था कि जैसे उसके पास 450 सीट से भी ऊपर है। जब कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ से ऑब्जेक्शन करते थे तब भी कम्युनिस्ट पार्टी को इंसल्ट करते थे, तुम जो बोलना है बोलते रहो, हम जो करना करेंगे। और आज टीएमसी के जितने मेंबर यहाँ बैठे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, उस समय टीएमसी के नेतृत्व सुश्री ममता बनर्जी अकेली जीत के आई थी और वहाँ इस सीट में जहाँ मेहताब जी बैठे हैं वहाँ पे ममता जी बैठी थी और उन्होंने कुछ
अपना बात रखने के लिए कागज स्पीकर तक भेजा, बोलने के लिए कोशिश भी की, मगर यहाँ जो उस समय लेफ्ट फ्रंट का जो हाईएस्ट नंबर सीट जीते थे उस समय 63, फिजिकली ममता जी को बोलने नहीं दिया। और यहाँ तक जब ममता जी बार बार बोलने का कोशिश किया, नोकझोंक हुई और पूरे फिजिकली, मुझे आज भी वो दृश्य याद है, पूरे कम्युनिस्ट के पार्टी पूरा टूट पड़ा फिजिकली। ये तो लकीली मैं और हमारे पार्टी के कुछ सदस्य वहाँ सामने बैठे थे, हम लोग बिल्कुल आगे कूद गए और फिजिकली हम लोग ने जाके रुका कि इस तरह का लोकसभा में आपके संख्या बल पर एक महिला सांसद को इस तरह से आप लोग अटैक नहीं कर सकते हैं। आज ममता जी शायद याद नहीं करते होंगे, या उनके टीएमसी वाले संख्या थोड़ा बढ़ गई तो शायद उनमें कुछ वो अलग सा उसका व्यवहार में बदल गए, तो वो उनका भाषा भी बदल चुके हैं, लेकिन हम लोग ऐसे चीज़ों को भूलते नहीं हैं। सर, आज हम लोग जब देश इतना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया का बड़ी जो आर्थिक शक्ति जितने भी हैं, जो बड़े इकोनॉमीज है, उसमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी में इंडिया नंबर 1 है। तो ऐसा में कम से कम आप हमको पसंद ना करें, भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट ना करें, प्रधानमंत्री मोदी जी को आप पसंद ना करते होंगे, लेकिन जब देश तरक्की कर रहे हैं, भारत आगे बढ़ रहा है, तो भारत के नाम से तो आप साथ देना चाहिए। आप इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता है, भारत के विरोध काम करेंगे और नाम इंडिया रखेंगे। ये हमारे देश के लोग पूरा देख रहे हैं। आप लोगों का जो गुमराह करने का तरीका है, उस बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। सर, मेरा कुछ जो तथ्य रखना चाहते हैं उसमें, क्योंकि आज गौरव जी बोलते बोलते उन्होंने मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट से शुरू किया, इसलिए मैं कुछ बातें वहीं से शुरू करता हूं। सबसे पहले तो जब 2014 में मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बने, उसके पहले का परिस्थिति का थोड़ा समझिए। मैं इस सदन में पीछे बैठ करके गला फाड़ फाड़ करके हम उस समय के यूपीए सरकार को हम हाथ जोड़ के हम उनको मांग करते थे, पुकारते थे कि कभी कभी आप नॉर्थ ईस्ट का तरफ भी ध्यान रखिए, कभी कभी आप समय निकल करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखिए। उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो खुद राज्यसभा, तो लोकसभा से नहीं आए थे, असम के सीट से, असम के कोटा से राज्यसभा के सदस्य बने, 2 बार प्रधानमंत्री बने। कभी भी विकास के नाम पर नॉर्थ ईस्ट का दौरा नहीं किया। 1-2 बार औपचारिक कार्यक्रम के लिए गए होंगे, लेकिन कभी भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के सांसदों के साथ, नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके कभी भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में चर्चा नहीं किया। आज आप लोग मणिपुर का नाम लेकर के, नॉर्थ ईस्ट का नाम लेकर के बार बार जो आप लोग बोल रहे हैं, काश आप लोग 2014 के पहले के परिस्थिति को याद करते, तो आपको आज नॉर्थ ईस्ट का नाम अपने जुबान पर लेने के लिए भी आपको सोचना पड़ना था। लेकिन आप लोग भूतकाल में जाना नहीं चाहते हैं और ऐसे ही राजनीतिक बयानबाजी में देश को गुमराह करना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, पॉपुलेशन की दृष्टि से बहुत बड़ा नहीं होते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे वहाँ के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का संख्या भी कम है। कांग्रेस पार्टी का जब चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुए और नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर जब भाषण देते थे, तो उस समय कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे वो कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट के एमपी आपके पास और नॉर्थ ईस्ट का चीफ मिनिस्टर आपके पास एमपी कम है, इसलिए आपको कम बोलना चाहिए। मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री भाषण करके सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे और कांग्रेस के सारे वरिष्ठ ने कहा कि नहीं नहीं, आप अभी मत बोलिए, आप खत्म कीजिए, छोटा स्टेट है इसलिए कम बोलना चाहिए। मैं आज फक्र के साथ कहना चाहता हूं, मैं अपना प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से
पहली बार कैबिनेट मंत्री बना है। इतने सालों के बाद आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट से 2 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री हैं, और इस देश का मैं पहला ट्राइबल लॉ मिनिस्टर भी बना। ये जो इसको कोई टोकन, इसको कोई डेकोरेटिव एक्शन मत सोचिए। माइनॉरिटी तो मैं हूं, लेकिन मोदी जी ने माइनॉरिटी और कमजोर सोचने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि आज हम जहां खड़ा है, अगर मैं अरुणाचल में खड़ा हूं, मणिपुर में खड़ा हूं, जहां भी मैं खड़ा हूं, वही जगह इंडिया का मेन स्ट्रीम बन जाता है। पहले लोग कहते थे कि आप लोग मेन स्ट्रीम में जुड़िए, मेन स्ट्रीम में जुड़िए। आज हर एक भारत का हर एक हिस्सा देश का मेन स्ट्रीम बन चुका है। इसलिए आप लोग को सोचना पड़ेगा कुछ कहने से पहले। नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप लोगों ने बहुत जिक्र किया, खास करके मणिपुर के बारे में। आप लोग को पता है आज जो मणिपुर के अंदर जो संघर्ष हो रहे हैं, और वहाँ मैते कम्युनिटी और चीन, कुकीज़ो, मार कम्युनिटी का बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं, वो ऐसा मत सोचिए कि आज उसका चिंगारी अचानक से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मत सोचिए। बरसों से आपका नेग्लिजेंस, बरसों से जो आपने नॉर्थ ईस्ट को अपने पे मरने के लिए छोड़ दिया, हैंड होल्डिंग करने के लिए आप सोचा नहीं है, उसी का नतीजा है। मैं आज वायलेंस के लेकर के पूरा डिटेल में नहीं कहूँगा, क्योंकि गृह मंत्री जी जब इंटरवेंशन करेंगे तो स्पेसिफिकली वो इस बात को कहेंगे, इसलिए मैं सिर्फ ऊपर का जो परिस्थिति है उसको बताना चाहता हूँ। मणिपुर के अंदर में हमारा देश का सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी का ऑर्गेनाइजेशन का उत्पन्न हुआ, और आपको ये समझना पड़ेगा 2014 के बाद मोदी जी इस देश का जब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे, उसके बाद एक भी पूरे नॉर्थ ईस्ट में नया कोई मिलिटेंसी गुट खड़ा नहीं हुआ। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर में टोटल मैं आपको अगर संख्या बताऊंगा, पिछले 9 साल के अंदर में 8,000 से ज्यादा जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला बंदूक के साथ सरेंडर कर चुके हैं। 800%, 800% इंक्रीज हुआ है सरेंडरिंग ऑफ द मिलिटेंट्स। किडनैपिंग का जो घटनाएं होते थे 81% उसमेन कमी आई है, और सिविलियंस को जितने मारे जाते थे मिलिटेंट्स के एक्शन के द्वारा, उसमें 97% गिरावट आई है। और सिक्योरिटी पर्सन जो ऑपरेशन करते थे उसमें मारे जाते थे, उसके संख्या में, मृत्यु के संख्या में 90% का कमी आई है। इंसर्जेंसी टोटल जो इंसिडेंट में 76% का कमी आई है। और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 में जब नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी का उत्पन्न हुआ, उसको नियंत्रण करने के लिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का आप लोगों ने इस सदन में पारित करके लागू किया था। आज मैं बहुत ही संतोषजनक आपको बताना चाहता हूं कि आज आसपा के जो टोटल कवरेज एरिया में 75% का रिडक्शन हुआ है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, हमारे असम और अरुणाचल के पूरे बाउंड्री का 20 किलोमीटर अरुणाचल साइड, 20 किलोमीटर असम साइड में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का लागू किया था। आज पूरा का पूरा अरुणाचल असम के जो सीमावर्ती इलाका है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पूरा हटा दिया गया है। सिर्फ हमारे अरुणाचल के जो पूर्व के 3 जिले हैं जो नागालैंड से जुड़ा हुआ है और म्यांमार से जुड़ा हुआ है, वहां पे कुछ पुलिस स्टेशन बचे हुए हैं, बाकी सब हटा दिया गया है। असम में अब अफ्स्पा नहीं है, त्रिपुरा में अफ्स्पा नहीं है, मिजोरम में नहीं है, सिक्किम में पहले से नहीं था। अब नागालैंड के कुछ जिले और मणिपुर के कुछ जिले में सिर्फ बच के रह गए हैं। तो आप लोग जब इस तरह का मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोलते हैं तो थोड़ा सा अध्ययन करना आवश्यकता होता है, वरना इस देश का महान संसद में बैठ करके गलत बयानबाजी करने से गलत मैसेज आता है।
तो आपने सुना किरण रिजिजू बोल रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार चर्चा चल रही है, खास